एक आरोपी या उसके एडवोकेट किसी ट्रायल कोर्ट से क्यों डरते हैं? इसका जवाब है कि आरोपी या उसके एडवोकेट ट्रायल कोर्ट से इसलिए डरते हैं कि कहीं वह ट्रायल कोर्ट अपनी मनमर्जी पर न उतर जाए और कहीं वह कोर्ट के स्थापित नियमों से बाहर जाकर आरोपी को सजा न कर दे। आरोपी का घर और उसका पूरा भविष्य इससे तबाह हो जाने वाले हैं। परंतु अब यह डर समाप्त हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने ट्रायल कोर्ट की मनमर्जी के अधिकार को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि अब कन्विक्शन ऑर्डर में ट्रायल कोर्ट को क्या क्या नियम मानने होंगे और अपना जजमेंट कैसे लिखना होगा, एविडेंस को किस तरीके से देखना और परखना होगा। पुलिस द्वारा लगाया गया आरोप था कि 4 अप्रैल 2012 को लगभग 9 साल की पीड़िता सुबह मदरसे में जाते हुए आरोपी की लड़की को साथ ले जाने के लिए आरोपी के घर गई थी। वहां आरोपी अकेला था। उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती की और हाथ से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को घर के पास बने एक पब्लिक टॉयलेट में छिपा दिया। वॉशरूम था नहाने का। बाद में पुलिस ने उस लाश को वहां उस पब्लिक टॉयलेट से बरामद कर लिया। आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने सारे सबूत देखने के बाद कन्विक्ट करके सजा सुनाई और हाई कोर्ट ने उस सजा को कंफर्म कर दिया। इस केस में कोई भी आई विटनेस मौजूद नहीं था, यानी कि सारा का सारा एविडेंस परिस्थितियों से पैदा हुआ था। इसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब आरोपी आया तो उसने तर्क दिया कि जिस पब्लिक टॉयलेट से लाश मिली है वहां कोई भी आ जा सकता था, वहां कोई भी लाश को डालकर जा सकता था। घटना के समय आरोपी घर में मौजूद नहीं था और ना ही प्रोसिक्यूशन ने उसकी मौजूदगी का कोई सबूत इस केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगाया था। रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस रात को 9 बजे घटना स्थल पर आई थी, जबकि लाश को 7:30 बजे ही घटना स्थल पर बरामद करके बाहर रख दिया गया था। यानी कि किसी अज्ञात के द्वारा सारा का सारा स्टेज पहले से ही पुलिस के लिए सजाकर रख दिया गया था। आरोपी ने आगे कहा कि आईओ के अनुसार पीड़िता का अंडरवियर उसके शरीर पर मिला था, जबकि इंक्वेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अंडरवियर रसोई घर से मिला था। पीड़िता के कपड़ों, स्कर्ट, टॉप, अंडरवियर आदि का कोई भी जब्ती पत्रक या सीजर मीमो कभी बना ही नहीं था, यानी कि उनको वास्तव में सीज नहीं किया गया था, जब्त नहीं किया गया था। आरोपी का कहना था कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी इन चीजों के मिलने का कोई जिक्र नहीं था। तो फिर ये इस केस में कहां से आ गई थी? इनको रिकॉर्ड पर किसने लगाया था या लगवाया था? आरोपी ने कहा एफएसएल सैंपल्स को स्थापित कानून के अनुसार सुरक्षित नहीं रखा गया था और उनमें सड़न होने की संभावना थी। इस गलत तरीके से रखे गए एफएसएल सैंपल के आधार पर जो रिपोर्ट उपलब्ध हुई है वह यकीन के योग्य नहीं है। सबसे अंत में आरोपी ने सबसे बड़ी बात कही थी। एफएसएल रिपोर्ट के संबंध में आरोपी से कोई भी सवाल 313 की स्टेटमेंट के दौरान नहीं लिया गया था। यह स्थापित कानून का उल्लंघन है, जिसके अनुसार जो कुछ भी आरोपी से उसकी 313 की स्टेटमेंट में नहीं पूछा जाता है उस पर आरोपी को सजा नहीं की जा सकती है। यहाँ तो कुछ उससे पूछा ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी सजा कर दी गई थी। दूसरी बात थी, किसी भी एक्सपर्ट रिपोर्ट के बारे में आरोपी से 313 में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया था। इसलिए ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट का सजा देने का फैसला कानूनी रूप से गलत था। आरोपी चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनरीक्षण करे। आज के केस का नाम था अब्दुल नासर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1122 और 1123 थी, जो 2018 में फाइल की गई थी। इसे जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 7 जनवरी 2025 को, यानी कि अब से बस कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा तैयार किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों में कानून के प्रावधान बहुत कुशलता के साथ उसी के भीतर बुन दिए जाते हैं, जो गवाह को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके जवाब फाइनल आर्गुमेंट्स के समय जब कोर्ट के सामने रखे जाते हैं तो वे बहुत उपयोगी हो जाते हैं। उससे यह दिखाई देता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाई थी। इससे आरोपी को कोर्ट के जजमेंट में कानूनी लाभ मिलता है और वह आसानी से बरी हो जाता है। उसका जीवन अदालतों व अपीलों में नष्ट नहीं होता है। आप भी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इंडियन लीगल सिस्टम की उच्च दक्षताओं का उपयोग कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। इससे
आपको अपने केस में विजय पाने में आसानी होती है। ये जो ग्राउंड्स आरोपी ने लिए थे, इनमें से हर एक ग्राउंड ऐसा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को पहले बरी किया है। इस केस में भी बरी किया जा सकता था, किसी भी एक ग्राउंड पर बरी किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी नहीं किया। महत्वपूर्ण बात है कि अपील के दौरान ही आरोपी की मृत्यु हो गई थी। सेक्शन 394 सीआरपीसी के अनुसार आरोपी की यदि मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु के बाद उस अपील को अबेट कर दिया जाता है, यानी कि वह आगे नहीं बढ़ती। लेकिन यह अपील अबेट नहीं की गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से यह सवाल पैदा होता है कि कानून व्यक्तियों के लिए होता है या व्यक्ति कानूनों के लिए होता है। इस केस में प्रचुर मात्रा में गड़बड़ियां की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में और उसके बाद ट्रायल में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे से हर ट्रायल के नियम को निर्धारित कर दिया है ताकि ट्रायल कोर्ट में होने वाली ऐसी अनियमितताओं और गड़बड़ियों को रोका जा सके। जजमेंट के पैरा नंबर 30 में कोर्ट ने लिखा है कि हम यहां ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते हैं जिससे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस का सही मूल्यांकन किया जाना संभव हो सके और मूल्यांकन में होने वाली स्वच्छंदता को, मनमर्जी को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सिद्धांत ट्रायल जजों के द्वारा हर निर्णय में लागू किए जाने वाले सिद्धांत हैं, ये अनिवार्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई ट्रायल जज इन्हें नहीं मानते हैं और स्वच्छंद निर्णय देते हैं, मनमर्जी के निर्णय देते हैं, तो अपील करने वाले एडवोकेट अपील में यह ग्राउंड भी ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश को माना नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश जो इस केस में दिए गए हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला, हर प्रोसिक्यूशन विटनेस तथा हर डिफेंस विटनेस की गवाही को पूरा लिखा जाएगा और उसका कंप्लीट विश्लेषण किया जाएगा। ऐसा करने से ही जजमेंट अपने आप में कंप्लीट होगा। हर एक गवाह की गवाही को संपूर्णता में देखा जाएगा जिससे उसका कोई भी पक्ष कोर्ट के निर्णय में अछूता न रह जाए। यही एक कंप्लीट निर्णय की पहचान भी होगा। दूसरा पॉइंट है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हर अनुमान से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। पहले एक अनुमान होता है और फिर उससे हम विचार करते हुए निर्णय और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसलिए किन घटनाओं से किस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया है, यह बात जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। यदि यह नहीं लिखी गई होगी तो इसका अर्थ है कि विश्लेषण को ट्रायल कोर्ट के द्वारा ठीक नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 3 है कि संलिप्तता के हर सर्कमस्टांशियल एविडेंस का गहराई से परीक्षण किया जाना चाहिए। आरोपी इससे संबंधित है, आरोपी इसमें इन्वॉल्व है, इस बात का गहराई से परीक्षण हो ताकि हर सूत्र का पूरा सबूत रिकॉर्ड पर आया हुआ हो, उसमें लिखा गया हो, और जब सब सूत्रों को एक साथ देखा जाए तो सबूतों की पूरी श्रृंखला बनती हुई दिखाई देती हो। यह श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने पर आरोपी की निर्दोषिता की हर संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती हो। यदि आरोपी की निर्दोषिता की कोई भी संभावना होगी तो सजा नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चौथा पॉइंट बताया कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में हर एविडेंस के सूत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का औचित्य स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। हम किस एविडेंस को और उसके निष्कर्ष को स्वीकार कर रहे हैं, किसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस बात पर ट्रायल जज को अपना मत स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जज को यह भी लिखना होगा कि एविडेंस से वह निष्कर्ष कैसे निकाला गया था। एविडेंस का हर छोटा भाग भी आरोपी के अपराध के निष्कर्ष में अपनी भूमिका को निभाता हुआ दिखाई देना चाहिए। कोई भी एविडेंस ऐसा ना हो जिससे आरोपी की निर्दोषिता दिखाई देती हो या साबित होती हो। पांचवा पॉइंट है, कोर्ट का जजमेंट यह दिखाता हो कि हर परिस्थिति के सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद ही आरोपी के दोष को प्रूव्ड माना गया है। कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा निष्कर्ष रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने विचार ना किया हो और वह विचार अपने जजमेंट में ना लिखा हो। यदि ऐसा है तो इससे आरोपी की निर्दोषिता साबित होगी और ट्रायल कोर्ट का वह निर्णय गलत साबित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस एविडेंस के मूल्यांकन से आरोपी के दोष के अलावा और कोई दूसरा निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता हो, यह भी स्पष्ट रूप से उस जजमेंट में लिखा जाना चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी कानून
पूरे भारत मंडल का कानून होता है, कोई भी कानून दूसरा उससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो जिन केसेस में चश्मदीद गवाह नहीं होंगे वहां पर ट्रायल कोर्ट अपने जजमेंट में आरोपी को दोषी मानने के समय उपरोक्त बातें जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं इनको अवश्य लिखेगा। नहीं लिखने पर संबंधित जज पर 2 आरोप लगाए जा सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवज्ञा की है, यह आरोप लगेगा, और दूसरा यह है कि ट्रायल को एक सही कानून की बजाय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस सही कानून की बजाय किसी गलत कानून द्वारा डिसाइड किया है। इस बात का भी आरोप जज साहब के ऊपर लगेगा जो ट्रायल कोर्ट में बैठे होंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के कार्य से कंटेम्प्ट और अपराध दोनों बनते हैं और अपराध वाला एक्शन शुरू कर दिया गया हो तो फिर कंटेम्प्ट का आरोपी उसको नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन यदि कोई जज उपरोक्त तरीके से तथ्यों व कानून का विश्लेषण ना करे, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना करे और आप कंटेम्प्ट वाली प्रक्रिया शुरू कर दें तो इस पूरा जीवन भर तो वे जज साहब फिर दोबारा से ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर हुआ यह है कि अब आरोपी अधिक निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई भी जज उनको अपनी मनमर्जी से जबरदस्ती सजा नहीं देंगे। अगर उनको सजा दी गई है तो वह निश्चित रूप से सोच विचार करने के बाद, एविडेंस का पूरा मूल्यांकन करने के बाद ही दी गई है, और यदि ऐसा नहीं है तो अपील का रास्ता आपको स्वतः ही मिल जाएगा। उस जजमेंट को गलत दिखाते हुए आपके अपील को साबित कर दिया जाएगा। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।